So now we have made two arrangements in two dimension. एक अरेंजमेंट हमने बनाया जिसमें each row of atom is parallel to previous row of atom, जिसको हमने कहा square planar arrangement, that is this case. और दूसरा अरेंजमेंट जो अभी हमने फॉर्म किया वो है 2D हेक्सागोनल अरेंजमेंट, जिसमें एडजेसेंट रो ऑफ एटम्स पैरेलल नहीं होते, हम एटम को प्लेस करते हैं इन द डिप्रेशन, इन द गैप ऑफ द प्रीवियस रो ऑफ एटम्स. ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल ये एक स्फीयर है, ये एक रो है, ये एक रो ऑफ एटम्स है. तो जब सेकंड रो ऑफ एटम रखेंगे वो कहां पे प्लेस करेंगे? इन द डिप्रेशन. इसके पैरेलल में प्लेस नहीं करेंगे, इसके डिप्रेशन में प्लेस करेंगे. ये दो अरेंजमेंट हमने अभी तक फॉर्म किए हैं. ठीक है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन दोनों में से कौन सा अरेंजमेंट बेटर है. ठीक है, विच ऑफ दीज टू अरेंजमेंट इज बेटर, और आर दे बोथ सेम. ठीक है, देखो जब हम क्रिस्टल बनाते हैं, जब हम सॉलिड्स बनाते हैं, तो एक टारगेट होता है कि हमें एटम्स को जितना क्लोजली पॉसिबल है उतना क्लोजली, उतना कॉम्पैक्ट प्लेस करना होता है. अगर हमारा एटम्स का अरेंजमेंट ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा तो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. यू नो लैटाइस एनर्जी एंड ऑल. ठीक है, एटम्स एक दूसरे के पास में होंगे तो लैटाइस एनर्जी ज्यादा होगी एंड स्टेबिलिटी विल बी मोर. सो बेसिक आइडिया इज दिस. ठीक है, वेल, तो इन दोनों में अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे देखना पड़ेगा दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी कितना है. अब पैकिंग एफिशिएंसी इन 3 डायमेंशंस यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम अवेलेबल. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम अवेलेबल इनटू 100. लेकिन 2 डायमेंशन में जब पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं तो नॉट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वी टेक द एरिया ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय द एरिया अवेलेबल. तो अगर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करना है तो आप वॉल्यूम यूज करते हो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम अवेलेबल. लेकिन अगर 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट का पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करना होता है, ठीक है, सिर्फ एटम्स की एक लेयर है, एक फ्लोर है, मल्टी लेयर्ड नहीं है, एक ही फ्लोर है, उसमें पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करना है तो आपको यूज करना पड़ता है एरिया. ठीक है, तो दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं, स्क्वायर प्लेनर की और हेक्सागोनल प्लेनर की, दोनों की हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी इन द 2D प्लेनर अरेंजमेंट. ठीक है, तो ये इनके न्यूक्लियस को हमने ज्वाइन किया, ये इनके न्यूक्लियस को ज्वाइन किया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा. इस स्क्वायर की जो एज लेंथ होगी, इस पर्टिकुलर स्क्वायर की जो एज लेंथ हमें मिलेगी वो कितनी होगी? इसकी साइड्स कितनी होगी? ये आर और ये भी आर, तो साइड्स कितनी हो जाएंगी? साइड्स विल बी 2 टाइम्स ऑफ आर, 2r. तो एरिया अवेलेबल, एरिया अवेलेबल, एरिया अवेलेबल कितना आएगा? ए स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर, दैट इज 2r होल स्क्वायर. तो एरिया अवेलेबल हो जाएगा 4r स्क्वायर. ठीक है, अवेलेबल एरिया, अवेलेबल एरिया. नाउ इट्स वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस, यहां पे आपको एंगल कितना दिख रहा है? ऑब्वियसली स्क्वायर का एंगल कितना होगा? राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा. टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है? 360. पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360. और यहां पे स्क्वायर के अंदर कितना आ रहा है? 90 डिग्री. इसका मतलब आपको मिल रहा है ओनली 1/4 ऑफ द एटम, 1/4 ऑफ द एटम इज इनसाइड द स्क्वायर. ठीक है, सो
एरिया ऑक्यूपाइड, एरिया ऑक्यूपाइड, ठीक है। एक एटम का, एक सर्कल का अज्यूम करेंगे इसको, क्योंकि 2 डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन पूरा सर्कल तो काउंट नहीं हो रहा, ठीक है, पूरा सर्कल तो काउंट नहीं हो रहा, ओनली 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ इट इज बीइंग काउंटेड। तो 1/4 ऑफ पाई स्क्वायर, एंड how many such parts will be included? This is 1/4, 1/4, 1/4 and 1/4. तो 4 times of 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑक्यूपाइड कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा? एरिया ऑक्यूपाइड 4 पाई आर स्क्वायर divided by, sorry, area occupied is pi r square, pi r square, area occupied। एरिया अवेलेबल कितना है? एरिया अवेलेबल है 4 r स्क्वायर। तो एरिया ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय एरिया अवेलेबल इनटू 100, ठीक है। दैट आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई बाय 4 इंटू 100, ये आएगा समवेयर अराउंड 78% अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि 2D स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट जो होता है, 2D AA अरेंजमेंट जो होता है, उसका पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, ठीक है। नाउ अब पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 2D हेक्सागोनल अरेंजमेंट, ठीक है। तो जो एडजेसेंट एटम्स है, ये किसी भी एक एटम को सेंट्रल एटम अज्यूम कर लो, जैसे मैंने ये सेंट्रल एटम लिया है। इस सेंट्रल एटम के अराउंड जो एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस को ज्वाइन करते हैं। ये सेंट्रल एटम के अराउंड जो एटम्स हैं, इनके न्यूक्लियस को ज्वाइन किया, तो हेक्सागोनल ज्योमेट्री बन गया, ठीक है। तो ऐसे केस में मुझे क्या रिक्वायर्ड है? मुझे पहले तो रिक्वायर्ड है एरिया अवेलेबल। व्हाट आई नीड इज एरिया अवेलेबल। ये जो एंगल होगा, इंटरनल एंगल ऑफ हेक्सागन विल बी 120 डिग्री। तो एरिया ऑक्यूपाइड, ठीक है, सर्कल इनसाइड द स्फीयर, एरिया, सॉरी, सर्कल इनसाइड द हेक्सागन, एरिया इनसाइड द हेक्सागन occupied by atoms। देखो ये एंगल कितना है? 120। टोटल एंगल कितना होता है? 360। टोटल एंगल कितना होता है? 360। और ये हेक्सागन के अंदर कितना एंगल आ रहा है? 120। इसका मतलब 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जो एरिया है जो इसके अंदर आ रहा है, ये एरिया हाईलाइटेड एरिया, ये हाईलाइटेड एरिया कितना है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर। और हाउ मेनी सच स्फीयर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 इंटू 6। और ये सेंट्रल एटम तो पूरा हेक्सागन के अंदर है, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल कम इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर।
3 pi r square is the area occupied by all atoms. 6 एटम्स ऐसे हैं जिनका 1/3 एरिया हेक्सागन के अंदर है. 6 atoms are such having 1/3 of their area inside the hexagon, and one atom is such which is completely inside the hexagon. उससे पता चल गया कि एरिया ऑक्यूपाइड है 3 पाई आर स्क्वायर. चलो आगे बढ़ते हैं. एरिया अवेलेबल, ठीक है. देखो एरिया अवेलेबल करने के लिए क्या करते हैं, ये जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस को हमने एटम से ज्वाइन किया, ठीक है. तो इस तरह से ज्वाइन कर ये, ठीक. हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यू विल बी गेटिंग. देखो इसमें से किसी भी एक साइड की लेंथ फाइंड करो, किसी भी एक साइड की लेंथ कितनी आएगी, आर प्लस आर, आर प्लस आर दैट इज 2r. तो किसी भी एक साइड की लेंथ कितनी आएगी, 2r, 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 ठीक है. तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. टोटल एंगल कितना था यहां पे, ये जो पूरा इंटरनल एंगल था, ये इंटरनल एंगल कितना था 120, और यहां पे हमने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया. तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंटरनल एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है. सो आई जस्ट मार्क इट हियर. ये जो एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है. नाउ व्हाट विल बी द एरिया, एरिया अवेलेबल, एरिया अवेलेबल, एरिया अवेलेबल कितना है, 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है. तो और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, हाफ ऑफ बेस टाइम्स हाइट, बेस टाइम्स हाइट. बेस तो हमारे पास है, बेस कितना है 2r. कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो ना इसमें से, ठीक है. तो लेट्स से हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक है. और ये इसकी हाइट है h, ठीक है. ये यहाँ पे राइट एंगल है 90 डिग्री, ठीक है. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस कितना है 2r, और उसकी हाइट कितनी है h, और उसका जो बेस है, ये बेस कितना है 2r, और ये वाला भी पार्ट कितना होगा, दिस पार्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 2r. वी नीड टू फाइंड द h, ठीक है. एक काम करो, साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, एंगल कितना होगा 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, हियर साइन 60 डिग्री अप्लाई करेंगे, ठीक है. तो हमारे पास होगा h अपॉन 2r, ठीक है. h अपॉन 2r इज इक्वल टू, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक है. तो h का वैल्यू कितना आएगा, h विल बी इक्वल टू, 2 कैंसिल हो गया, √3r, ठीक है. इस √3r को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आएगा, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है 2r, और हाइट कितनी है √3r, ठीक है.
तो ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया कितना आ जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, √3r²। शॉर्ट में समझ लो, हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 2r, उसकी हाइट है h, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस टाइम्स हाइट। बेस कितना है 2r, हाइट चाहिए तो एंगल कितना है 60, तो हमने लिखा sin 60 इज इक्वल टू h अपॉन 2r, h अपॉन 2r। ठीक है, सो h अपॉन 2r इज इक्वल टू sin 60 इज इक्वल टू √3/2, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे को क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू √3r, h मिल गया। h को हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया, बेस हमारा ऑलरेडी हमारे पास है 2r, तो उसको सॉल्व करके हमारे पास एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना आ जाएगा, √3r²। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एरिया ऑक्यूपाइड, एरिया कितना ऑक्यूपाई किया है, 3πr², 3πr²। ठीक है, ये एरिया ऑक्यूपाई किया है। एरिया अवेलेबल कितना है, एरिया अवेलेबल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है √3r², और इस हेक्सागन में हमने टोटल कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनाए हैं, 6। ठीक है, इंटू 100, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है अप्रोक्सीमेटली 91%। ठीक है, तो जब आप एटम्स को, each row of atom is parallel to previous row of atoms like this, तो आप कैविटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, कैविटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो पैकिंग एफिशिएंसी कम है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट रो को प्रीवियस रो के डिप्रेशन में अरेंज करते हो, नेक्स्ट रो को प्रीवियस रो के डिप्रेशन में अरेंज करते हो, तो क्या होता है, नेक्स्ट रो को प्रीवियस रो के डिप्रेशन में अरेंज करते हो तो स्पेस का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। इसके दो प्रूफ है, एक प्रूफ तो आपने कैलकुलेट किया, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 91%। टोटल अवेलेबल एरिया का 91% एरिया आपने यूज कर लिया, लेकिन यहां पे आपने टोटल अवेलेबल एरिया का ओनली 78% एरिया यूज किया, ये 22% एरिया आपने वेस्ट कर दिया। दिस इज 22% एरिया ऑफ द स्क्वायर विच यू हैव वेस्टेड। इसका सेकंड प्रूफ आपको मिल जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर से। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, 1 2 3 4, एक एटम 4 के ही कांटेक्ट में है, मतलब इट इज लेस कॉम्पैक्ट, लेस क्राउडेड। ठीक है, लेकिन यहां पे एक एटम 6 के कांटेक्ट में है, तो ऑब्वियसली पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी क्योंकि इट इज ऑब्वियसली मोर कॉम्पैक्ट। एक एटम यहां पे 4 के कांटेक्ट में नहीं, 6 के कांटेक्ट में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2D AB arrangement. This is A row of atoms, this is B row of atoms, this is A row of atoms, this is B of row. Alternate row of atoms are parallel. 2D AB arrangement, 2D AB arrangement is more efficient than 2D AA arrangement.